दुनिया के सबसे सफल लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए जरूरी निर्देश। सोचें और दौलतमंद बने एक विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर के पाठकों द्वारा सराही गई लाभदायक पुस्तक है। नेपोलियन हिल डेल कार्नेगी के समकालीन व्यक्ति हैं। उनकी ये पुस्तक सबसे पहले 1937 में प्रकाशित हुई थी। हिल के दौलत कमाने के रहस्य आज भी उतने ही कारगर हैं जितने कि उस वक्त थे, और ये रहस्य आज भी आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने में सक्षम है। अपने समय के 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार लेने के पश्चात नेपोलियन हिल ने दौलतमंद बनने के रहस्यों का पर्दाफाश किया, जिससे हम इन रहस्यों को सीखकर दौलतमंद तथा सफल बन सकें। उन्होंने कदमों का एक साधारण और शक्तिशाली फॉर्मूला बनाया, जिससे अपने लक्ष्य को पहचान सकें, सत्य और स्थायी सफलता के रहस्यों के मालिक बन सकें, वो सब कुछ हासिल हो सके जो आप चाहते हैं, अधिकतम सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सके। ये रोमांचक, अपडेटेड और संशोधित किया हुआ संस्करण है, जिसमें उन हाल ही में सफल व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने हिल के सिद्धांतों को सही सिद्ध किया। इनमें उन अति सफल लोगों की कहानियां भी हैं, जैसे बिल गेट्स और स्टीवन स्पीलबर्ग। इन सब से यह सिद्ध होता है कि नेपोलियन हिल के सिद्धांत आज भी उतने ही खरे हैं जितने उस वक्त जब यह पुस्तक लिखी गई थी। अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल की इन 13 अमृतवाणी का अनुसरण कीजिए। इस पुस्तक में वे रहस्य हैं जो हजारों सफल लोगों के जीवन के हर पहलू को देखकर ज्ञात हुए हैं। एंड्रयू कार्नेगी का वो जादू भरा सूत्र जिसने उनका भाग्य बदल दिया, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाना चाहिए जिसके पास ये खोजने या फिर जानने के लिए वक्त नहीं है कि कोई व्यक्ति दौलतमंद कैसे बनता है। उन्होंने सोचा कि शायद वो इन नियमों की जांच पड़ताल करके लोगों तक इस रहस्य को पहुंचा सकेंगे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इन रहस्यों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जा सकता है, और अगर इस ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तथा स्कूल की शिक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए तो स्कूल में विद्यार्थियों को कम समय बिताना पड़ेगा। आपको यह जानना जरूरी है कि यह पुस्तक तब आपको बहुत फायदा दे सकती है जब आपको पता हो कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए। 20 वर्ष के प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद इन रहस्यों को 1 लाख से ज्यादा महिला और पुरुषों ने अपने निजी लाभों के लिए उपयोग किया। कईयों ने अपने भाग्य बदल लिए, जबकि कई अपने घर में खुशियां और सामंजस्य पाने में सफल हो गए। उस रहस्य को मैंने इस पुस्तक में कम से कम 100 बार दोहराया है। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था, मेरा बेटा उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उसकी कहानी अध्याय 2 में है, जिसने अपने लिए वो रहस्य खोजा जिससे उसने अपनी दुनिया ही बदल दी। उसे ध्यान से पढ़ें। उसने इस जानकारी का उपयोग कुछ इस तरह किया कि वो इस स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने एक आम आदमी के एवरेज वेतन से अधिक वेतन पर नौकरी करना प्रारंभ किया। अगर आप हताश हैं, आपके पास कठिनाइयां हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अपंग हैं, तो एंड्रयू कार्नेगी द्वारा बताए गए रहस्य, मेरे बेटे की कहानी आपकी उम्मीदों में एक बार फिर से जान डाल देंगे। आपको वो सब हासिल हो जाएगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं। ये रहस्य राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। ये विचार युद्ध के समय ट्रेनिंग के माध्यम से हर सैनिक को बताया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया था कि ये धन जुटाने में काफी बड़ा कारक सिद्ध हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में मैनुएल एल क्वेजन उस समय फिलीपीन द्वीप समूह के आयुक्त थे। लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने इस रहस्य का उपयोग किया। इस रहस्य की सबसे खास बात यह है कि जो इस रहस्य को पहचान लेते हैं वो सफलता की राह में चल पड़ते हैं। अगर आपको इस बात के लिए कोई भी संदेह है तो आप उन लोगों के नाम और रिकॉर्ड पढ़ लीजिए जिन्होंने इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता की ऊंचाइयां छू ली हैं। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे बिना कुछ किए आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए। मैं जिस रहस्य के बारे में बता रहा हूं वो बिना मूल्य के नहीं प्राप्त होगा, जबकि सच बताऊं तो उसका मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत कम है। जो लोग इस रहस्य को नहीं खोज रहे हैं वो चाहे जितना भी धन खर्च कर लें, उन्हें यह रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस रहस्य को धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 2 भागों में आता है। एक भाग तभी प्राप्त होगा जब आप उसे हासिल करने के लिए तैयार होंगे। ये रहस्य उन लोगों को समान रूप से मदद करता है जो इसके लिए तैयार हैं। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था, तकरीबन उसी समय थॉमस एल्वा एडिसन ने इस नियम को इतनी बुद्धिमत्तापूर्व पालन किया था कि वे विश्व के अग्रिम आविष्कारक बन गए, जबकि विद्यालय में उनकी शिक्षा मात्र 3 महीने की ही थी।
फिर इस रहस्य को मिस्टर एडिसन के बिजनेस पार्टनर को बताया गया और उसने इसके सहारे भविष्य का निर्माण कर लिया, जबकि उस समय वो मात्र $12,000 प्रति वर्ष कमाता था। आप उसकी कहानी को इस अध्याय के शुरुआत में ही पढ़ेंगे। आप इस कहानी के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि दौलतमंद लोग अपनी पहुंच से अधिक दूर नहीं। अगर आप चाहें तो आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर खुशियां हो। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला। इसका जवाब पुस्तक खत्म करने से पहले ही प्राप्त हो जाएगा। आपको ये अंत से पहले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। जब मैं इन रहस्यों के 20 वर्ष के टेस्ट के दौरान गुजर रहा था तो मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं का परीक्षण किया जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें सफलता कार्नेगी के रहस्यों से प्राप्त हुई है। हेनरी फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, विलियम रिंगले, जॉन वनमेकर, जेम्स जे हिल, विल बबू राइट, विलियम जेनिंग ब्रायन, वुड्रो विल्सन, इलिया होवार्ड टाफ्ट, एल्बर्ट एच गैरी, किंग जिलेट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस ए एडिसन, F.W. वुलवर्थ, क्लारेंस डरो। ये नाम उन सैकड़ों जाने माने लोगों में से कुछ नामों को ही दर्शा रहे हैं। मैं जिस रहस्य की बात कर रहा हूं वो किसी अध्याय में उभर कर सामने आ जाएगा। यह तभी होगा जब आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो आपके सामने आए, चाहे वो पहला अध्याय हो या फिर अंतिम, थोड़ी देर ठहरिए और उस वक्त का आनंद लीजिए। अंत में मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा जो आपको कार्नेगी के रहस्यों को पहचानने में मदद करेगा। वो ये है कि सभी उपलब्धियां, सभी दौलतमंद लोग सिर्फ एक विचार से ही शुरुआत किए हैं। अगर आप इस रहस्य को पकड़ने के लिए तैयार हैं तो आपने इस रहस्य के आधे भाग को प्राप्त कर लिया है। अब आपको बस आधे भाग को पहचानने की जरूरत होगी। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि नेपोलियन हिल कौन है और इनकी फिलॉसफी का स्रोत क्या है। मैं बताता हूं। नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया के एक बीहड़ गांव में एक गरीब परिवार में सन 1883 में हुआ। वे 12 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे और उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखरेख की। गरीबी की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई। फिर भी गरीबी से निकलकर वे अपने समय के सबसे बड़े व्यावहारिक विद्वानों में से एक थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन करियर की शुरुआत कस्बे के समाचार पत्र में स्टिंगर के रूप में की। स्टिंगर एक रिपोर्टर जो पैसे के हिसाब से अपने आसपास की खबरों को समाचार पत्र में लिखता है। गरीबी से निकलने के उनके संघर्ष के बाद उन्हें इस बात को जानने की जिद हो गई कि लोग संपत्ति कमाने और अपनी जिंदगी में खुशियां पाने से दूर क्यों रह जाते हैं। अपनी जिंदगी को सही गति से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून और पत्रकारिता दोनों की पढ़ाई की। रिपोर्टर के रूप में उनके करियर ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने में मदद की। उन्हें उम्दा ब्रेक तब मिला जब उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलतम कहानी लिखने का मौका मिला। उन्होंने उन सफलतम व्यक्तियों में से एक साक्षात्कार विश्व प्रसिद्ध स्टील मैग्नेट मिस्टर कार्नेगी का लिया। कार्नेगी इस पत्रकार द्वारा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पत्रकार को इतना कमीशन का ऑफर कर दिया जिससे उनकी जिंदगी के 25 वर्ष कट सकते थे। प्रोजेक्ट था उन्हें दुनिया के 500 सफलतम लोगों के साक्षात्कार लेने थे जिससे यह पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई सफलता का सूत्र निकल कर आए जिसे एक आम इंसान भी उपयोग कर सके और सफल हो सके। इस दौरान एंड्रयू कार्नेगी हिल के मेंटर बन गए। उन्हें उस सफलता के फॉर्मूला को ढूंढने में मदद करने लगे। सोचें और दौलतमंद बने की सफलता ने उन्हें एक व्यावसायिक नेता, लेक्चरर और एक लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया और हिल को करोड़पति बना दिया। नेपोलियन हिल की मृत्यु एक बेहतरीन, सफल और लंबे करियर के बाद सन 1970 में हुई थी। उनके लेखन ने 70 वर्षों तक लाखों लोगों के मार्गदर्शन का काम किया। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य कतई नहीं बदलेगा। ये नेपोलियन हिल की पुस्तक है, न कि मेरी। नेपोलियन के नियमों को पालन करने के लिए तैयार रहें। ये नियम आपकी जिंदगी की सोच में बहुत बदलाव ले आएंगे। इनसे आपको जिंदगी को मस्ती और खुशियों के साथ जीने में मदद मिलेगी तथा आप उन दौलतमंद लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए बढ़ निकलेंगे। परिचय। एक व्यक्ति जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदारी करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडिसन सी बर्न्स ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई बल्कि वो धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिसन का व्यावसायिक भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी।
बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिशन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई, फिर आपको वो 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में ये विचार कौंधा, तब वो इस हालत में नहीं थे कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली ये कि एडिशन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही एडिशन उसे जानता था। दूसरा ये, उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वो ऑरेंज, न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त तो थीं कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दें और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिशन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वो इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने आया हुआ है। काफी समय के पश्चात एडिशन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वो मेरे सामने एक सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वो जिस कारणवश यहां आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे ये ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे ही दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बिठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने भी सिद्ध कर दिया कि मैंने उसे मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिशन से क्या कहा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिशन के साथ काम करना है। इस बात पर एडिशन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की ये बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही साक्षात्कार के बाद एडिशन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिशन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये कार्य ऐसा था जो एडिशन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले भागीदार को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। उसका होने वाला भागीदार वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थीं जिसका परिणाम बाद में निकला। पर तब तक वो अपने मनोमस्तिष्क में एडिशन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है कि जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वो वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्न्स पूर्णतया एडिशन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वो तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वो हासिल नहीं कर लिया जिसे वो इतने समय से खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसने ये विचार किया कि मैं यहाँ पर एडिशन के साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता हूँ, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। ये सच ही है कि अगर आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात ना पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वो अवसर दिला दिया जिसको वो तलाश कर रहा था। अवसरों की एक खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की ये चालाकी होती है कि वो पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिशन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिशन डिस्टॉर्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिशन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साही नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तलाश थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वो मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक। उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिशन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। एडिशन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। ये व्यावसायिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाहें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी ये संख्या रही हो,
ये उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वो हासिल किया जो वो असल में चाहता था। बर्न्स ने तब ये सोच लिया था कि उसे एडिशन के साथ भागीदारी करनी है जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो इस विचार को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वो उसे हासिल न कर ले। उसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वो अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहां तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वो जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वो उस महानतम आविष्कारक का दायां हाथ बन बैठा। आओ अब उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी ना कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। R.U. डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वे अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वे पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का निर्माता है, न कि जमीन। वे खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये मुश्किल था, पर सोने की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो तुरंत अपने घर विलियमबर्ग्स, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सबने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उस सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। वे उस सिरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ न लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। वो एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ होते हैं, पर वो व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को वो खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने ये देखकर अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वो कबाड़ी उस खान से निकले अयस्क की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने से पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतनी हानि होने के पश्चात वे इस गम से तब निकल पाए जब वे एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गए और उन्हें पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वे उस घटना को भूले नहीं थे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वे असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिए थे। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उन्हें पता चल गया था कि किसी ना किसी ना का मतलब ना हो ये जरूरी नहीं। उसने अपने कार्यों को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उन्होंने तय कर लिया कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ ना कहते। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नजदीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वो लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है।